हेलो बच्चों, आज हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें काफी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो कि आज सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। C6O12H12O6 plus 6O2 so 6CO2 plus 12H2 प्लस एनर्जी ये होती है। इस रिएक्शन में काफी स्टेप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आपने देखा होगा एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन, उसके बाद आपने इसमें देखा होगा कि टीसीए साइकिल आती है, और आपने इन सारे प्रोसेस में सीखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे NADH और FADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और साथ ही ATP भी फॉर्म होते हैं। ATP तो डायरेक्टली यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन ये जो NADH और FADH होते हैं, इनसे जो एनर्जी बनती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए यही समझेंगे कि कैसे इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुई या क्रेब्स साइकिल हुई, ये कहां पे अकर कर रही है। तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अकर करती है, और जो क्रेब्स साइकिल है जहां पे मेनली आपके NADH और FADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वो अकर करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये यानी कि हमारा जो रिएक्शन हुई, यानी कि हमारे जो NADH मॉलिक्यूल्स हुए या FADH मॉलिक्यूल्स हुए, ये कहां पे फॉर्म हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे हम इन NADH और FADH मॉलिक्यूल्स को कैसे ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर कहां पे करती है, कहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकर करती है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर करती है। यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस तरह से कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं प्रोटीन और कई सारे कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं। अब ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इनका काम NADH और FADH को यूटिलाइज करना है, उनका ऑक्सीडेशन कराना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराना है और ATP की फॉर्मेशन कराने में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NADH कैसे ATP बनाता है। ठीक है, NADH से कैसे ATP फॉर्म होते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, NADH का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, NADH मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये NAD+ और H में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल से हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू काफी सारी फ्री एनर्जी फॉर्म होती है, जिस फ्री एनर्जी से जो ये मैट्रिक्स के अंदर काफी सारे हाइड्रोजन फॉर्म हुए हमारे, ये कहां पे मूव कर जाते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इस इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका काम क्या होगा, NADH को डिहाइड्रोजिनेज करने का काम होगा, ये उसको ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करवा देगा वहां से। अगला कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम, अगला थर्ड कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, एक फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और एक फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कई बार इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कंसीडर नहीं करा जाता क्योंकि ये ATP सिंथेसिस है जो ATP बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये मेम्ब्रेन में, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेम्ब्रेन बना दी मैंने, और मेम्ब्रेन जैसे कि आपको पता है मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो ये मेम्ब्रेन है बाइफॉस्फेट लिपिड की बनी हुई, और इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स जो है वो एम्बेडेड है जिनके थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैट्रिक्स के अंदर NADH मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होके सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर कई सारे प्रोटीन्स होते हैं
जैसे कि FMN, FES, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है और आगे मूव करता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे जाता है तो इस समय बहुत सारी फ्री एनर्जी निकलती है, जिसके थ्रू क्या होता है, मैट्रिक्स से बहुत सारे हाइड्रोजन बाहर मूव करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू क्या होता है, 4 हाइड्रोजन बाहर मूव कर जाते हैं, इतनी एनर्जी फॉर्म हो जाती है। अब ये जो यहां से हाइड्रोजन गए कहां पहुंच गए, पेरी माइक्रोमॉलिक्यूलर स्पेस में या ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस में, ठीक है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर यूबिक्विनोन होता है। यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है और साथ ही साथ मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को भी कैच कर लेता है। और ये यूबिक्विनोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनोल में। ये यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ये दोबारा से डिसोशिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस में। और ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये आपके मूव करके कहां चले जाएंगे, ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर, ठीक है। अभी इसी को क्यू साइकिल बोल देते हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि क्यू साइकिल क्या होती है, ठीक है। इसके आगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम Bc1 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B कैच कर लेता है और आगे ट्रांसफर कर देता है FeS के पास। इस साइटोक्रोम Bc3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि मोबाइल होता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। जैसे कि ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज साइटोक्रोम C पे जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस पे मूव कर जाएंगे, कॉपर A पे, और उसके बाद एक साइटोक्रोम A3 प्रोटीन्स होती है उनके पास पहुंच जाएंगी। उसके बाद फाइनल एक्सेप्टर फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो आपका आंसर रहता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन्स और दो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लेता है, क्वार्टर फॉर्म कर लेता है। इस तरह से अगर हम इसी जब ये साइटोक्रोम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है कॉम्प्लेक्स 4 को, तो इस तरह भी काफी सारी फ्री एनर्जी रिलीज होती है, जिसके थ्रू दो हाइड्रोजन और मैट्रिक्स ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन में देखेंगे तो हमने मैट्रिक्स से करीब करीब 10 हाइड्रोजन कहां पे भेज दिए, ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर भेज दिए। अब ये 10 हाइड्रोजन जो ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर चले गए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके क्या हो गए, ये एक्युमुलेट हो गए, और इसकी वजह से क्या होगा, एक इन दोनों के बीच में मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में ग्रेडियंट क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो गया होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन गई होगी। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स अपने हाइड्रोजन को यहाँ से भगाना चाहती है एक तरह से, तो उसके लिए एक जगह ढूंढती है कि कहां से इनको बाहर करा जाए। तो इसी मेम्ब्रेन में एक एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स लगा रहता है, जिसका काम क्या होता है कि इन हाइड्रोजन को ये पंप करके बाहर भेजेगा और उनसे क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगी। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए हैं, ये क्या करते हैं, एटीपी सिंथेटेज के थ्रू मूव करते हैं कहां पे, वापस मैट्रिक्स में आने के लिए। और जैसे ही मैट्रिक्स में आते हैं, यहाँ पे एटीपी होता है, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन बाहर आते हैं तो एक एटीपी फॉर्म हो जाता है। लेकिन कई सारी जो हायर बुक्स है या जो रिसेंट रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग अगर चले तो यहाँ पे जब 4 हाइड्रोजन आयंस ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं, जब जाके एक एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे हमने जनरली क्या पढ़ा है कि एक NADH मॉलिक्यूल्स जो होता है, NADH2 मॉलिक्यूल्स, उससे कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 3 एटीपी फॉर्म होते हैं, ये एनसीईआरटी बोलती है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक NADH मॉलिक्यूल्स 2.5 एटीपी फॉर्म करता है एग्जैक्टली, लेकिन इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते, इसलिए कई बार 3 एटीपी बोल दिया जाता है, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि जब यहां से 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो 4 प्रोटॉन जब यहां से रिलीज होंगे तो क्या होगा, एक एटीपी फॉर्म होगा। 8 प्रोटॉन जब रिलीज होंगे तो 2 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और जब 2 हाइड्रोजन बचे वो भी जब मूव करेंगे तो क्या बनेगा, 0.5 एटीपी फॉर्म होंगे। तो ओवरऑल वैसे 2.5 एटीपी फॉर्म होते हैं, लेकिन जनरली बुक्स में और एनसीईआरटी में क्या लिख देते हैं, 3 एटीपी। तो इस तरह से क्या होता है,
आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे FADH का ऑक्सीडेशन होता है, FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और कैसे उससे ATP फॉर्म होते हैं। तो FADH2 का ऑक्सीडेशन होने के बाद FAD प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं हमारे पास। अब वही ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स लेंगे और आगे ट्रांसफर करते रहेंगे हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वालों को, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो FADH का ऑक्सीडेशन होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू, थर्ड के थ्रू और फोर्थ के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन FADH की ऑक्सीडेशन की वजह से क्रिएट हुए ये क्या करेगा, FML ले लेगा और ये फिर FES के पास चला जाएगा और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। यूबिक्विनोन मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है। यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से ये मैट्रिक्स से हाइड्रोजन ले लेगा और FES से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, यूबिक्विनोल। और ये फिर यूबिक्विनोल फर्दर डिसोसिएट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से इसने लिए थे मैट्रिक्स से, ये कहां पे मूव करा देता है, ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर। फिर ये जो आपकी यूबिक्विनोल से जो इलेक्ट्रॉन बने वो कहां पे मूव करते हैं, साइटोक्रोम B के पास और फिर साइटोक्रोम B FES को दे देगा। FES से साइटोक्रोम C के पास जाएंगे। साइटोक्रोम C आप जानते हैं कि कैसा है, मोबाइल कैरियर है, ये जंप करके कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंच जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 पे जाने के बाद आगे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग कैरियर पे, साइटोक्रोम A3 पे। फाइनली कौन ले लेगा, उसे ऑक्सीजन ही ले लेगा, ठीक है। और फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। इस ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप हुए, तो हमें पता चलता है कि 6 प्रोटॉन जो है आपके पंप हुए मैट्रिक्स से ट्रांसमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर। अब अगर वही सेम जैसे कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि वहां पे उन्होंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो FADH के डिसोसिएशन से 3 ATP फॉर्म होते चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एनसीईआरटी खुद लिखती है कि यहाँ पे कितने ATP फॉर्म होते हैं, 2 ATP फॉर्म होते हैं। 3 ATP तो फॉर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी खुद कह रही है कि 2 ATP फॉर्म होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में भी 2 ATP फॉर्म नहीं होते। जब FADH2 फॉर्म डिसोसिएट होता है तो केवल 1.5 ATP फॉर्म होते हैं, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके एनसीईआरटी ने 2 ATP लिख दिया है, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि हम जानते हैं कि जब ATP सिंथेसिस से एक ATP बनता है तो 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, यानी 4 प्रोटॉन पंप होंगे जब जाके ATP बनेगा। तो देखो यहाँ पे 6 प्रोटॉन में, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन जब पंप होंगे तो यहाँ बनेगा 1 ATP बनेगा, और जब 2 प्रोटॉन पंप होंगे तो हाफ ATP बन जाएगा। तो टोटल 1.5 ATP फॉर्म हो जाएगी FADH के डिसोसिएशन से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी को ही याद रखना है, क्योंकि जब हम नीट वगैरह एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी को ही कंसीडर करा जाता है। तो हमें याद रखना है एक NADH2 मॉलिक्यूल्स टूट के 3 ATP फॉर्म करता है और एक FADH मॉलिक्यूल्स टूट के 2 ATP फॉर्म करता है। इसको हमें याद रखना है और मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।